नीट पेपर लीक कांड में बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस चिंटू पिंटू का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, उनकी कुंडली खुलने वाली है। झारखंड के देवघर से चिंटू पकड़ा गया है। चिंटू का असली नाम बलदेव है और उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। चिंटू उर्फ बलदेव नालंदा के करायपुर शुराय के गुलेरिया बीघा का रहने वाला है। चिंटू को मिलाकर देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी 6 लोगों को पटना लाया गया और किसी गुप्त स्थान पर उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश चंद्र पटना से हमारे साथ लाइव है, अतुल भाटिया दिल्ली से, अभय पराशर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी नीतीश की, इस वक्त जिस शख्स को पकड़ा गया है, क्या पुलिस से उससे पूछताछ की है? क्या पूछताछ में कुछ सामने आया है? पूरी जानकारी दीजिए इसके बारे में। कल इसका नाम सामने आया, एक 2 नए किरदार की एंट्री हुई और उसमें से चिंटू पकड़ा गया है। चिंटू को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है झारखंड के देवघर से। और चिंटू इसमें एक अहम कड़ी है, चूंकि जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसका बेहद करीबी है। संजीव मुखिया भी नालंदा का रहने वाला है और जो पकड़ा गया है चिंटू, वो भी नालंदा का रहने वाला है। दोनों आसपास के गांव के रहने वाले हैं। और चिंटू के पकड़े जाने से अब पुलिस के लिए बहुत आसान होगा कि जो पेपर लीक की जो सबसे आखिरी कड़ी है वहां तक पहुंचना। चिंटू को बड़ी जिम्मेदारी दी थी संजीव मुखिया ने, क्योंकि जो प्रश्न पत्र आया था चिंटू के मोबाइल पर ही आया था। पटना के खेमनी चक इलाके में जिस प्ले स्कूल में सारे बच्चे बैठे हुए थे, वहां चिंटू और पिंटू मौजूद था। चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया, आंसर आया और पिंटू ने प्रिंटर से उसका प्रिंट निकाला था। तो चिंटू और पिंटू ये 2 जो किरदार हैं, ये अहम किरदार। जब इसके एंट्री हुई तो फिर पुलिस ने इस दबिश दी और झारखंड में देवघर से एक मकान से उसे बरामद किया गया है। इसके अलावा चिंटू के अलावा 5 और लोग पकड़े हैं, यानी कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो बाकी लोग हैं, पंकु कुमार, परमजीत उर्फ बिट्टू, इसके अलावा काजू उर्फ प्रशांत, अजीत कुमार, राजीव कुमार उर्फ कारू। अब ये चूंकि गैंग बहुत बड़ा है, एक बड़ा गिरोह है, तो इन सबों से अब पूछताछ की जा रही है। इन सबों को पटना लाया गया है। पटना में एक गुप्त जगह पर इनसे पूछताछ की जा रही है। चिंटू से पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके मोबाइल पर जो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर और आंसर आया, वो किसने भेजा, वो कौन आदमी था जिसने उसे प्रश्न पत्र भेजा था। क्योंकि इसके बाद पुलिस के लिए वो प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, वो कौन आदमी था, उस तक पहुँचना आसान हो जाएगा। तो फिलहाल अभी जो सबसे बड़ी खबर ये कि चिंटू गिरफ्तार हो चुका है। नीट पेपर लीक मामले में जो सबसे एक नया किरदार था, जो अहम किरदार जिसकी जानकारी सामने आई, कल हमने चिंटू और पिंटू के बारे में डिटेल से ये खबरें दिखाई थी, तो उसमें से चिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल नीतीश, आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है, इसकी सरकार जांच करे, वरना उनके ऐसी तस्वीरें हैं उनके पास जो नेताओं के साथ पेपर लीक के लिंक को कनेक्ट कर सकती है। देखिएगा, लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था, उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा पलटवार किया है। वहीं इस पर विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया। उनका कहना है कि अपने पीएस की हरकत पर वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं।
सिकंदर को ठहराया था या नहीं? अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं? सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं? उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया? आप मंत्री थे उस समय या नहीं? ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वर्गलाने का खेल क्यों खेलते हैं? अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना? इनकी संपत्ति की जांच क्यों न हो? तो विजय सिन्हा ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव के पीएस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वहीं इसी बीच पेपर लीक के मास्टरमाइंड माने जा रहे सिकंदर यादवेंदु को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सिकंदर की कुंडली का हर पन्ना खुलना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पेपर लीक का झारखंड कनेक्शन सामने आया, उसी तरह सिकंदर भी झारखंड कनेक्शन जुड़ गया। सिकंदर यादवेंदु झारखंड में लंबे वक्त तक रहा। 2010 से पहले तक सिकंदर रांची में रहता था। उसने करीब 15 साल की वहां पर ठेकेदारी की, लेकिन 2012 में बिहार में जल संसाधन विभाग का जूनियर इंजीनियर वो बन गया। 2016 में सिकंदर यादवेंदु का नाम एलईडी घोटाले में सामने आया। यह घोटाला करीब 2.92 करोड़ का था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच निकला। 2021 में सिकंदर का तबादला शहरी विकास और आवास विभाग में हो गया, लेकिन यहां भी उसका नाता विवाद से जुड़ा। 2023 में वापस सिकंदर जल संसाधन विभाग में लौटा। उसे दानापुर में पोस्टिंग मिली। दानापुर से ही सिकंदर ने नीट पेपर लीक की साजिश रची। सिकंदर यादवेंदु कितना रसूखदार है, आप ये भी जान लीजिए। अपनी पहुंच की बदौलत ही वो जल संसाधन विभाग से नगर विकास विभाग में आया। दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर बना। उसे आसपास के 4 इलाकों का भी प्रभार मिला। एक शिकायत पर सस्पेंड हुआ तो महज 10 दिन के अंदर दोबारा उसकी बहाली हो गई। वहीं नीट पेपर लीक मामले की परतें जैसे जैसे एक एक करके खुल रही हैं, एक से एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं और सबके सेंटर में है सिकंदर। नीट पेपर लीक का आरोपी सिकंदर यादवेंदु ने सरकारी गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया था, जहां वो अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और पीयूष राज को 5 मई को होने वाली परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई की परीक्षा से जुड़े सवाल दिए गए थे और इन लोगों ने रटकर अगले दिन परीक्षा दी थी। इन सभी ने पुलिस को दिए अपने बयान में कबूल किया है कि परीक्षा में ठीक वही सवाल पूछे गए जो उन्होंने रटे थे। 5 मई को परीक्षा के कुछ घंटों के अंदर ही सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में नीट पेपर लीक के आरोपी में गिरफ्तार कितने परीक्षार्थी हैं, उन सभी का कनेक्शन सिकंदर यादवेंदु से ही आकर जुड़ रहा है। अनुराग यादव, शिवानंद कुमार, अभिषेक कुमार, आयुष कुमार, सभी का कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई पहचान डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे से सिकंदर यादवेंदु से है। नीतीश चंद्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल भाटिया, अभय पराशर भी है। लेकिन नीतीश, जिस तरीके से एक कनेक्शन सामने आ रहा है और अभी पूरी राजनीति इसके आसपास की गर्मा गई है, तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप लग रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके पास कई तस्वीरें हैं। क्या ये इस पूरे मामले में जो राजनीति है, लेकिन क्या सच की परतें और भी अभी खुलनी बाकी है या अभी और भी आगे चीजें सामने आएंगी जिससे कि चौंकाने वाले और भी खुलासे होंगे? जी हाँ, बिल्कुल, अभी और भी चीज़ें सामने आनी बाकी है और जिस तरह से लगातार नए नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं तो जाहिर है नई नई खबरें भी मिलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो राजनीति हो रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चूंकि विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था तेजस्वी यादव के पीएस का, और पीएस के बारे में ये कहा था कि वो सिकंदर का करीबी है, तो जाहिर है ऐसे में आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ी। फिर आरजेडी ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि जो संजीव मुखिया है, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं, चूंकि संजीव मुखिया की जो पत्नी है वो पहले जेडीयू में रह चुकी हैं, फिर एलजेपी के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ी है, तो जाहिर ऐसी कई तस्वीरें संजीव मुखिया की जेडीयू के नेताओं के साथ या एलजेपी के नेताओं के साथ होंगी और उसी का जिक्र तेजस्वी यादव कह रहे हैं। चूंकि बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश कर रही है सिकंदर और प्रीतम के रिश्ते को लेकर, तो जाहिर है आरजेडी ने भी उसका जवाब दिया है। सम्राट चौधरी के साथ एक जो आरोपी है उसकी तस्वीर जारी की। अब संजीव मुखिया चूंकि राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसकी पत्नी राजनीति में है और नालंदा उसका गृह जिला है जो नीतीश कुमार का जिला है, तो ऐसे में जाहिर है आरजेडी की तरफ से यह कोशिश की जा रही है ये बताने की कि संजीव मुखिया का जो रिश्ता है, उसके जो करीबी लोग हैं वो भी एनडीए के लोग हैं, जो एनडीए से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर से जेडीयू से जुड़े लोग हैं, तो जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जांच में भी जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जो नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, वो भी नीट पेपर लीक मामले में उस तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं, जिससे यह साफ हो सकेगा कि पेपर लीक हुआ तो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ।
तो बिल्कुल कई और खुलासे होने बाकी है। नीतीश पूरी जानकारी दे रहे थे। वहीं अब बात यूजीसी नेट परीक्षा की करते हैं। इस घोटाले को लेकर भी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। यूजीसी नेट परीक्षा की जांच कर रही सीबीआई इस वक्त फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई की टीम यूपी के कुशीनगर आज पहुंची। सीबीआई ने कुशीनगर में एक शख्स से पूछताछ की और इस कैंडिडेट ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी। सीबीआई को शक है कि पेपर का कुछ हिस्सा टेलीग्राम पर पोस्ट किया गया। कुशीनगर में जिस कैंडिडेट के पास सीबीआई पहुंची है उसने दिल्ली और लखनऊ में तैयारी की। पेपर लीक को लेकर सीबीआई ने इस कैंडिडेट से सवाल जवाब किए हैं। यह आदमी पिछले कुछ दिनों से कुशीनगर में मौजूद था। कुशीनगर के अलावा सीबीआई कई अन्य शहरों में भी नेट परीक्षा पेपर लीक कांड की जांच कर रही है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि डार्क नेट और टेलीग्राम और इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कहां से और किसने ये पेपर लीक किया। अभय इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अभय, लगातार तार जोड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। सीबीआई अलग अलग जगहों पर जाकर पूछताछ भी कर रही है। जिस शख्स के पास सीबीआई पहुंची है उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, वहां तक पुलिस क्यों गई है और आगे और किन किन शहरों में सीबीआई जा सकती है? देखिए, बिल्कुल गौनिका, सीबीआई पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की सीबीआई ने, लेकिन सीबीआई को उस वक्त ये नहीं पता था कि आखिरकार यूजीसी नेट का ये जो एग्जाम जिसको कहा गया शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और गृह मंत्रालय के अंडर में जो एक साइबर क्राइम यूनिट आती है, उन्होंने बताया कि इस पेपर को कहीं ना कहीं लीक किया गया है, जिसके बाद इस पेपर को रद्द कर दिया गया। 19 तारीख को ये इनपुट जो है वो मिले थे। सीबीआई को एक जानकारी मिली एफआईआर दर्ज करने के बाद, कुछ एनटीए के लोगों से पूछताछ करने के बाद ये जानकारी मिली कि कुशीनगर जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहां पर एक शख्स है, एक कैंडिडेट है जिसका नाम निखिल बताया जा रहा है। और इस शख्स के पास से ये इनपुट्स मिले कि इसने एग्जाम पेपर का कुछ हिस्सा जो है उसे किसी ना किसी तरीके से किसी सोशल मीडिया साइट पर इसके जरिए वो डाला गया था। टेलीग्राम जो कि एक सोशल मीडिया साइट है, उसकी बातें निकलकर सामने आई, जिसके बाद सीबीआई की टीम कुशीनगर पहुंची। कुशीनगर में अभी भी सीबीआई की टीम मौजूद है, जहां पर इस शख्स को फिलहाल जो वहां का लोकल थाना है वहां पर ले जाया गया है। वहां पर सीबीआई की टीम इससे पूछताछ कर रही है। क्या ये मास्टरमाइंड है, क्या इसने पेपर लीक किया या किसी तरह की कोई छेड़खानी की, ये अभी क्लियर नहीं है। ये जब इससे पूरी तरीके से पूछताछ हो जाएगी तब साफ आ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई रोल सामने आया है। इसने खुद ये एग्जाम दिया है, उसमें पार्टिसिपेट किया है और दिल्ली में रहकर उसकी तैयारी की। फिर ये कुछ समय के लिए लखनऊ चला गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये कुशीनगर में रह रहा था, जिसके बाद सीबीआई ने फिलहाल इसे वहां की लोकल एक जो थाना है वहां पर ले गए हैं। किस तरीके से, क्योंकि कोई ऐसा कनेक्शन मिला है गौनिका कि इसने टेलीग्राम पर कुछ हिस्सा जो है इस यूजीसी नेट एग्जाम का डाला था। इसी को लेकर फिलहाल ना केवल इससे पूछताछ हो रही है, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो अलग अलग लोगों के, और खासतौर पर मैं आपको बता दूं एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लोगों से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी ये एग्जाम लीक ना हो और जब तक ये एग्जाम कंडक्ट ना हो जाए तब तक इस एग्जाम पेपर को संभालने की जिम्मेदारी थी। तो मामला दर्ज कर लिया सवालों के घेरे में एनटीए भी है और लगातार अब जब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, अलग अलग परतें खुलेंगी इस पूरे मामले में और पता चलेगा कि आखिर इस पूरे पेपर लीक के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष संचालन के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। ये कमेटी एग्जामिनेशन प्रोसेस के सिस्टम में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और काम के तरीकों पर सिफारिशें करेगी। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर मंत्रालय को सौंपनी है और इस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन को बनाया गया है, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के अलावा भी कई बड़े नाम इस कमेटी में शामिल हैं। अतुल इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अतुल, लगातार शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठ रहे थे और अब एक कमेटी फाइनली बना दी गई जिसपे कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। आपको लगता है कि अब जो सवाल उठ रहे थे कहीं ना कहीं इस कमेटी के बाद उन सवालों पर लगाम लगेगी और इसके साथ साथ ये कमेटी को और क्या क्या जो रिपोर्ट्स है वो मंत्रालय को देनी है? देखिए, जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय ने पहले जो नीट एग्जाम है उसको दोबारा कराने की जो है वो बात की और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, और इसके बाद अब जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एक अलग कदम उठाया है, एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी कि किस तरीके से इन परीक्षाओं में सुधार किया जा सके, किस तरीके से जो एनटीए है उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हो और परीक्षाएं किस तरीके से ठीक तरीके से हो सके। इसके लिए यह हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। 2 महीने के अंदर यह रिपोर्ट जो है हाई लेवल
लेवल कमेटी वो शिक्षा मंत्रालय को देगी, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो शिक्षा मंत्रालय है इन एग्जाम्स को किस तरीके से कंडक्ट कराया जाए, क्या क्या इसमें सुधार की जरूरत है, और जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है, इनको जानने की कोशिश भी ये हाई लेवल कमेटी करेगी। तो अब जो शिक्षा मंत्रालय है वो पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। परीक्षाएं पहले रद्द की गई और अभी हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है वो 2 महीने के अंदर पूरी जांच करेगी, पूरा एक खाका तैयार करेगी कि आखिर किस तरीके से इन एग्जाम्स को करवाया जाए, किस तरीके से जो एनटीए है उसमें सुधार की जरूरत है, उसके स्ट्रक्चर में किस तरीके का सुधार करना है। जिस तरीके से पहले भी शिक्षा मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि एनटीए के अंदर अभी काफी सुधार की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये हाई लेवल कमेटी देखेगी और 2 महीने के बाद जब ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को देगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सुधार जो समिति देगी, जो सुधार की सिफारिश करेगी, उन सुधारों को लागू किया जाएगा ताकि इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अब ये कमेटी जो बनी है इसकी सिफारिश जब शिक्षा मंत्रालय के पास जाएगी तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से इन परीक्षाओं में सुधार जो है वो शिक्षा मंत्रालय करता है। बिल्कुल, लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरीके से इन पूरे एग्जाम्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये कमेटी मददगार साबित होगी और देखना होगा कि 2 महीने के बाद जब ये कमेटी रिपोर्ट देती है तो उस रिपोर्ट में क्या सामने आता है। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी नेट एग्जाम पेपर लीक की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला है। सीबीआई ने धारा 120B और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के मुताबिक 16 जून को नेट का पेपर लीक हुआ था और 5 से 6 लाख में यह पेपर बेचा गया। 19 जून को गृह मंत्रालय के एग्जाम में गड़बड़ी का इनपुट मिला गृह मंत्रालय को, लेकिन इससे पहले 16 जून को डार्कनेट और इंक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पेपर को सर्कुलेट किया गया। 20 जून को लिखित शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। जैसे एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार के लिए सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है, क्योंकि अब सवाल एनटीए की साख का है। पिछले 5 सालों में 15 राज्य और 41 भर्ती परीक्षाओं में धांधली की शिकायत अब तक सामने आ चुकी। 2018 में एनटीए का गठन किया गया ताकि प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोका जाए, लेकिन एनटीए का मॉडल बार बार फेल हो रहा है। पिछले 9 दिनों में 3 बड़े एग्जाम्स एनटीए ने कैंसिल किए हैं, जिनमें नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा शामिल है। एनटीए सवालों के घेरे में यूं ही नहीं है। 2019 में जेईई मेंस के दौरान सर्वर में खराबी का मामला सामने आया। 2020 में यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पर सवाल उठे। 2021 में जेईई मेंस में गलत प्रश्न को लेकर हंगामा मचा। 2021 में नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का मामला सामने आया। वहीं 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शिकायतें मिली और अब 2024 में पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आ चुका है। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं एनटीए पर, कमेटी तो गठित की ही है, लेकिन अब कैसे इसमें सुधार किया जाएगा और इसके साथ साथ जो भी कदम शिक्षा मंत्रालय उठा रहा है, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को भरोसा हो पाएगा अब कहीं ना कहीं एनटीए पर? देखिए, जिस तरीके से स्टूडेंट्स गोनिका सुप्रीम कोर्ट तक उन लोगों ने मूव किया था, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 8 जुलाई को इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही शिक्षा मंत्रालय यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि इस पूरे परीक्षाओं को रद्द किया जाता है और इसके अलावा इस पूरे मामले की इंक्वायरी जो है वो सीबीआई करेगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय को यह पता था कि स्टूडेंट्स जिस तरीके से नाराज है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लगातार स्टूडेंट्स खटका रहे थे और इन सभी मामलों की जो डेट है वो 8 जुलाई है, क्योंकि वेकेशन बेंच जो है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई है। तो 8 जुलाई को इस पूरे मामले में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया, जिसकी लगातार मांग जो है वो स्टूडेंट्स कर रहे थे। और अब जिस तरीके से हाई लेवल कमेटी बनाई गई है ताकि किस तरीके की सिफारिश वो करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समिति के अंदर जिस तरीके से पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया है जो कि एम्स के डायरेक्टर रहे हैं, और इसके अलावा पूर्व इसरो के चेयरमैन जो डॉक्टर के राधाकृष्णन है, वो जब इसका कार्यभार संभालेंगे और इस पूरे मामले में रिपोर्ट, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से जो एनटीए का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो, एनटीए में सुधार किस तरीके से हो, ये तमाम चीजों की सिफारिश जो है वो शिक्षा मंत्रालय को दिया जाएगा। तो उसके बाद किस तरीके का एक्शन शिक्षा मंत्रालय इस पे लेता है, क्योंकि एनटीए के ऊपर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एनटीए को लेकर लगातार जो है शिक्षा मंत्री ने भी बाद में, पहले हालांकि कोई इसको बात को नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में खुद शिक्षा मंत्री ने इस बात को माना कि सुधार की जरूरत है। तो अब जब सीबीआई इस पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है, एनटीए के लोगों से पूछताछ की गई, कई स्टूडेंट्स के यहाँ जिन लोगों ने एग्जाम इस तरीके के दिए उनके यहाँ रेड्स की गई,
गई, किस तरीके से सोशल मीडिया पर पेपर लीक किया गया, पेपर के कुछ पार्ट्स लीक किए गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। तो एक बड़े लेवल पे जो शिक्षा मंत्रालय है वो इस पर कार्रवाई कर रहा है ताकि आगे से परीक्षाएं लीक ना हो, स्टूडेंट्स के जो भविष्य है उससे खिलवाड़ ना हो। इसको देखकर लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय अब एक्टिव है, कहीं ना कहीं अब जब सिफारिश ये हाई लेवल कमेटी करेगी तो उसमें किस तरीके से सुधार शिक्षा मंत्रालय इसमें करता है ये देखना होगा, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो जो एक्शन शिक्षा मंत्रालय लेगा उससे पूरे तरीके से संतुष्ट हो सके। बिल्कुल अतुल, नजर बनी हुई है कि आखिर 8 जुलाई को कोर्ट में क्या होता है, शिक्षा मंत्रालय क्या क्या और कदम उठाता है, कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो उसमें क्या सामने आता है। दोनों तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान तक किया गया है। इसके साथ ही आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने वाले पर कम से कम 3 साल जेल की सजा, इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जिस सर्विस प्रोवाइडर को नियुक्त किया गया और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उससे परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूला जाएगा। वहीं नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था, जिसके बाद इस साल की शुरुआत में ही इसे लेकर संसद में बिल पास कराया गया था। इस बिल का नाम पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स था, जो 6 फरवरी को लोकसभा से और 9 फरवरी को राज्यसभा में इसी साल पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था, लेकिन फिर शायद चुनाव की वजह से इसे लागू करने में देरी हुई और अब आखिरकार इसे लागू कर दिया गया है। देश में पेपर लीक और एग्जाम में धांधली को लेकर अक्सर सवाल उठ रहे थे। इसे लेकर कोई सख्त कानून नहीं था, जिसका फायदा पेपर लीक गैंग लगातार उठाते थे। एक के बाद एक कई एग्जाम्स में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती थी, जिसके बाद से ही कठोर कानून बनाने की मांग उठ रही थी। अब इस कानून के लागू होने से ही उन सभी परीक्षार्थियों को फायदा होगा जो सेंट्रल एजेंसियों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं या फिर एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होते थे। मतलब यह हुआ कि अब अगर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में और रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में, आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था या बैंकिंग एग्जामिनेशन में यह कानून लागू होगा। इसके अलावा यह कानून आईआईटी, नीट, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं को कंडक्ट करने वाले एनटीए की भी सभी परीक्षाओं में लागू होगा। इसके साथ ही अगर केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों या फिर विभागों द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वो भी इसी कानून के दायरे में आएंगे। तो जाहिर तौर पर ये स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा रिलीफ लेकर आया है। अब सवाल ये उठता है कि एंटी पेपर लीक कानून में ऐसी कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं जिसे अपराध की कैटेगरी में रखा गया। तो आइए अब आपको वो विस्तार से बताते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पेपर लीक करता है या उस पर शामिल रहता है या फिर कोई भी आंसर शीट लीक करता है या उस पर शामिल रहता है, आंसर शीट या फिर ओएमआर शीट से गड़बड़ करता है, कैंडिडेट के सिटिंग अरेंजमेंट से छेड़छाड़ करता है, एग्जाम में लगे कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क से छेड़छाड़ करता है या फिर एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकी देता है, तो वो इस अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से परीक्षा दे रहे छात्र की मदद करता है या फिर एग्जाम में तय मानकों का उल्लंघन करता है, तो वो भी इस अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके साथ ही किसी एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाता है या फिर नकली एडमिट कार्ड जारी करता है, तो वो भी इसी कानून के तहत अपराध की कैटेगरी में आएगा।